जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं ध्वनि के ऊपर। ठीक है, पिछली कक्षाओं में हम तरंग से संबंधित कुछ कॉन्सेप्चुअल जानकारी आपको दिए थे। आज की कक्षा में हम ध्वनि से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जो कि एग्जाम ओरिएंट है, हमारे एग्जाम में पूछे जाने योग्य जो भी कॉन्सेप्ट है उससे संबंधित हम मुद्दों के ऊपर आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, चर्चा करने से पहले आप लोगों से यह पर्सनली रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे इस वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि हमसे जुड़ा हुआ जो भी वीडियो हो या जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंचे और आप पहला व्यू और पहला लाइक हमें दे समर्पित करें। और यूट्यूब के दुनिया में ये जो विपार्ड सिलेक्शन सेंटर है इसकी भी एक अलग पहचान बनाएं। ठीक है, चलिए आइए अब बिना देर किए हुए हम अपने मुद्दे के ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं ध्वनि यानी कि साउंड के ऊपर। ठीक है ना, चलिए। तो ध्वनि का मतलब जानते हैं क्या होता है? जो तरंग है ना, तरंग, तरंग रियलिटी में तरंग ही ध्वनि है। यानी ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए वास्तव में तरंग की आवश्यकता है। ध्वनि वास्तव में क्या है? तरंग ही है। ध्वनि वास्तव में है क्या? तरंग। हम जो बोल रहे हैं ना, ये जो आपके पास पहुंच रहा है, तो इसे हम एक शब्द के रूप में जो हम पिरो रहे हैं, रियल में वो कोई शब्द ही नहीं है। एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो वह एक ध्वनि है। जिस ध्वनि को क्या किया जाता है, हमारे द्वारा आपके पास भेजा जा रहा है और आप उसे क्या कह रहे हैं, अपने कानों के अंदर क्या कर रहे हैं, उस आपके कान में वह बातें जा रही है और आपके कान और मस्तिष्क के बीच में क्या है? समन्वय है। जो समन्वय आपको ये बतला रहा है कि जो ध्वनि आपके कान में आई है ना, उस ध्वनि के माध्यम से सामने वाला व्यक्ति ये बात बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो ध्वनि वास्तव में है क्या? तरंग है। ध्वनि क्या है? तरंग है। क ख च छ ज ध्वनि नहीं है, ध्वनि क्या है? तरंग है। बाकी सब तो हमें समझने की फेर है। हमारा मनुष्य का मस्तिष्क इसे समझ गया है, हो गया बात खत्म। अब जैसे मान लीजिए कि हम हो कहे, आपसे कहें कि बताइए हम क्या कहे हैं, आपको कुछ बोले हैं, तो बताइए इसको हम शब्द में जब पिरोए ही नहीं तो अब क्या कहिए? कहिए एक बार चिल्लाए हैं आप, यही ना कहिएगा। आपका मस्तिष्क यही जवाब देगा कि आप चिल्लाए हैं। तो रियल में क्या किया जाता है कि ध्वनि क्या है? एक प्रकार का तरंग है। ध्वनि क्या है भाई? तरंग है। और यह ध्वनि व्यक्तिगत प्रभाव है, व्यक्ति परक। यह क्या है? व्यक्ति परक प्रभाव है। कहने का मतलब यह हुआ कि कुछ जैसे जैसे व्यक्ति होगा, व्यक्ति का जो कान होगा, कान की जितनी क्षमता होगी उसके आधार पर ध्वनि की मान बदलती जाएगी। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऊंचा सुनने की क्या है? आदत है, यानी कि तेज आवाज सुनते हैं। ठीक है, तो उनकी ध्वनि क्या है? उनको तेज ध्वनि चाहिए। और कुछ लोग धीरे धीरे सुनते हैं, सुन लेते हैं, धीरे से बोलने में सुन लेते हैं, तो उनको धीमा ध्वनि चाहिए। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ध्वनि क्या है? एक प्रकार का व्यक्ति परक क्या है? प्रभाव है। व्यक्ति के आधार पर क्या होता है? इसका मान चेंज होते रहता है। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो ध्वनि है बाबूनू, यह ध्वनि तीनों माध्यमों में संचरित करता है। संचरित करने का मतलब कि जाना या गुजरना। तो ये जो ध्वनि है ये तीनों माध्यमों से संचरित हो सकता है। ठीक है, यानी कि ठोस से भी गुजर सकता है, द्रव से भी गुजर सकता है और गैस से भी गुजर सकता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, जो तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों से गुजरे उन्हें अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। ठीक है, और ध्वनि तीनों से गुजर रहा है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ध्वनि क्या है? एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसा तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कानों की सुनने की जो क्षमता होती है, हमारी हमारे कान की जो सुनने की क्षमता होती है, हम जो भी बोल रहे हैं उसे आप अपने कान से सुन रहे हैं, तो कान की जो सुनने की क्षमता होती है उसे श्रव्य परास कहा जाता है। क्या कहता है? श्रव्य। श्रव्य का मतलब होता है सुनना और परास का मतलब होता है अंतराल। उसे श्रव्य परास कहा जाता है। क्या कहता है? श्रव्य परास। और मनुष्य की जो श्रव्यता की जो परास है वह 20 हर्ज से लेकर और 20,000 हर्ज के बीच है। यानी कि 20 हर्ज से लेकर और 20,000 हर्ज के बीच की ध्वनि को हम लोग सुन पाते हैं। ठीक है ना, हम लोग सुन लेंगे या सुन सकते हैं। ठीक है, इसमें से जानते हैं क्या है? 1,000 से लेके 5,000 के बीच की जो ध्वनि है यह एकदम स्पष्ट रूप से हमें सुनाई देती है। हमारे कानों को थोड़ा भी तकलीफ नहीं होता है उस ध्वनि को समझने में और सुनने में। इसीलिए 1,000 से लेके 5,000 के बीच का जो ध्वनि होता है इसे कर्ण प्रिय ध्वनि कहा जाता है। क्या कहता है? कर्ण प्रिय ध्वनि कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, 20,000 हर्ज से ऊपर की जो ध्वनि होती है उसे पराश्रव्य तरंग का पराश्रव्य कहा जाता है, यानी कि अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, पराश्रव्य कहा जाता है। और 20 हर्ज से जो नीचे की ध्वनि होती है उसे अश्रव्य कहा जाता है, यानी कि इंफ्रासाउंड कहा जाता है।
ठीक है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा पराश्रव्य, 20 हर्ट्ज से कम होगा अश्रव्य। पराश्रव्य को अल्ट्रासाउंड, अश्रव्य को इंफ्रासाउंड। अब 20 से 20,000 के बीच में होगा तो उसे श्रव्य कहा जाएगा, साउंड। उसे क्या कहा जाएगा? श्रव्य कहा जाएगा। अब हम चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले अश्रव्य तरंग के ऊपर, ठीक है, यानी कि अश्रव्य, यानी कि सॉरी, इंफ्रासाउंड वेव के ऊपर, ठीक है ना, यानी कि अश्रव्य तरंग के ऊपर क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो अश्रव्य तरंग है ना, जितना भी भारी भारी मशीन है या जितना भी मनुष्य का ऐसा कोई कार्य है जो व्यापक स्तर पर हो रहा हो, या कोई ऐसी प्राकृतिक घटना है जो बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहा हो इस पृथ्वी पर या मनुष्य के जीवन पर, तो इन सभी क्रियाओं के दौरान अश्रव्य तरंग क्या होता है? उत्पन्न होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, बड़ी बड़ी जो मशीन है, जो यंत्र है, या बड़ी बड़ी प्राकृतिक या भौगोलिक जो घटना है, इसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है? अश्रव्य तरंग उत्पन्न किया जाता है या अश्रव्य तरंग उत्पन्न होता है। जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट होना, यह एक भयंकर क्या है? प्राकृतिक आपदा है या प्राकृतिक घटना है। तो ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो अश्रव्य तरंग निकलता है। भूकंप का आना, भूकंप के दौरान भी क्या होता है? अश्रव्य तरंग निकलता है। बिजली का गिरना, अश्रव्य तरंग। अरोरा का गिरना, अश्रव्य तरंग। हम आपको बताएंगे अरोरा ओरियोलिस, अरोरा बोरियोलिस के बारे में, ठीक है ना। तो अरोरा का गिरना अश्रव्य तरंग, क्षुद्र ग्रहों का गिरना अश्रव्य तरंग, सब बताएंगे आपको। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग कुछ नाभिकीय अभिक्रिया करते हैं, ठीक है ना। तो नाभिकीय अभिक्रिया, अब नाभिकीय अभिक्रिया में हम दो काम करते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया में एक क्या करते हैं हम कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र लगाकर, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र लगाकर उसमें क्या किया जाता है? यूरेनियम के नाभिक में विस्फोट कराया जाता है, जिससे अधिक मात्रा में हमें ऊर्जा मिलता है, जिसे व्यवस्थित तरीका से उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एक क्या होता है कि परमाणु बम के रूप में हम यूरेनियम का चाहे प्लूटोनियम का क्या करते हैं? उसमें भर के कहीं पर फोड़ देते हैं, जैसे जापान में फोड़ा गया, ठीक है ना। तो ये भी क्या है? इस प्रक्रिया के दौरान भी अश्रव्य तरंग निकलता है, यानी कि नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान भी अश्रव्य तरंग निकलता है। अब कोई उपग्रह को यदि हम लॉन्च कर रहे हैं, जैसे मान ली कि कोनो उपग्रह भेज रहे हैं जो पृथ्वी के चारों ओर घूमेगी, पृथ्वी के चक्कर लगाएगी, हमारे बारे में बताएगी, फाल्कन 9 चाहे कुछ, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, तो ये जो उपग्रह को हम भेजेंगे, यानी कि उपग्रह को जो हम लॉन्च करेंगे, तो उपग्रह के लॉन्चिंग के प्रक्रिया के दौरान भी क्या? अश्रव्य तरंगे निकलती है, ठीक है। एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है अश्रव्य तरंग से कि एक होता है प्रवासी पक्षी। रूस के साइबेरियन क्षेत्र से ये प्रवासी पक्षी जो होता है भारत के राजस्थान में आता है, और राजस्थान में सांभर के क्षेत्र में, चाहे राजस्थान में जो भी पक्षी अभयारण्य है, सरिस्का है, उसमें क्या करता है? अपना घर उसमें कुछ दिन तक रहता है, निवास करता है, और उसके बाद पुनः क्या करता है? रूस के साइबेरियन क्षेत्र में यह चला जाता है। जब ज्यादा ठंडी का दिन पड़ता है तो आता है, और जब गर्मी का दिन पड़ने लगता है तो चला जाता है, ठीक है ना। तो ये है प्रवासी पक्षी। कौन सी पक्षी है? प्रवासी पक्षी। तो प्रवासी पक्षी जो होता है ना, अपने यात्रा के ज्ञान के लिए भी अश्रव्य तरंग का क्या करता है? प्रयोग करता है। क्या करता है? अश्रव्य तरंग का प्रयोग करता है। यात्रा के ज्ञान के लिए या लंबी दूरी के ज्ञान के लिए किसका प्रयोग करता है? अश्रव्य तरंग का क्या करता है? प्रयोग करता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा सॉरी, इसके अलावा क्या होता है कि ये जो प्रवासी पक्षी है ना, सिर्फ अश्रव्य तरंग से ही लंबी दूरी का ज्ञान प्राप्त नहीं करते, इसके अलावा भी आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, आपस में कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए, ठीक है, चाहे अपने जो रास्ता है इसका ज्ञान लेने के लिए, जो पक्षी प्रवासी पक्षी होता है वह चुंबकीय मानचित्र, पृथ्वी के अंदर का जो चुंबक है उसका भी क्या करता है? उपयोग करता है। इसको हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में चर्चा करेंगे, ठीक है ना, कि चुंबक के ऊपर क्या करता है? चुंबकीय मानचित्र का उपयोग करता है। इसके अलावा जो गुरुत्वीय बल है इसका भी प्रयोग करता है। और आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे कोई सदस्य अगर पक्षी का, अगर मान लीजिए कि अपने जो झुंड है उसे बिछड़ गया, तो गंध का इस्तेमाल करके अपने झुंड तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा चुंबकीय मानचित्र, गुरुत्वीय बल और गंध है जो कि उनको क्या करता है? आपस में कम्युनिकेट करता है और यात्रा का क्या दिलाता है? ज्ञान दिलाता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे जीवधारियों के हम नाम बताएंगे जो अश्रव्य तरंग वाले हैं, ठीक है ना, जो कि अश्रव्य तरंग से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो देखिए अश्रव्य तरंग से जुड़ने वाले कौन कौन जीवधारी है? हाथी है हाथी है, गेंडा है, जिराफ है। कौन कौन? हाथी, गेंडा, जिराफ, ठीक है। हाथी, गेंडा, जिराफ, हाथी, घोड़ा, गेंडा, जिराफ, हाथी, घोड़ा, गेंडा, जिराफ। एगो डायलेक्ट है शायद कोनो फिल्म क्या का जाने, शायद साउथ में कोई है, शिवाजी के ऊपर कोई मूवी बनाया गया, उसमें हाथी क्या है जी डायलेक्ट नहीं पता है,
चलिए ठीक है, जिनको पता होगा वो क्या करेंगे, मैसेज करेंगे, ठीक है, कि वो डायलेक्ट कैसा है। बस समझिए, हाथी, गेंडा और जिराफ, ये तीन जो है अवश्रव्य तरंग वाले हैं। इसके बाद कबूतर और गिनी मुर्गी, कबूतर और गिनी मुर्गी, कौन मुर्गी, गिनी मुर्गी। तो कबूतर और गिनी मुर्गी, घोड़ा, व्हेल मछली, घोड़ा और व्हेल मछली, घोड़ा और व्हेल मछली अवश्रव्य तरंग वाले। इसके बाद ऑक्टोपस, सबसे बेसी दिमाग वाला, ऑक्टोपस भी क्या है, अवश्रव्य तरंग वाला जीवधारी है। एलिगेटर, एलिगेटर कहने का मतलब कि ये क्या है, तो जो मगरमच्छ होता है ना, उसी का एक प्रजाति होता है एलिगेटर, ठीक है ना। तो एलिगेटर भी क्या है, अवश्रव्य तरंग वाला है। कटल फिश और इसके बाद स्क्विड, ये दोनों क्या है, समुद्री एक प्रकार की मछली है, ठीक है ना। हाँ, ये होता है आगे जो है, क्या कहता है उसको, जगह ऐठा के, ऐठा आप लोग नाम सुने हैं, नहीं जानते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो जोंक होता है, जोंक, जोंक की तरह इनका सूंड निकला रहता है, ठीक है ना। इन दोनों का, किसका, कटल फिश का और स्क्विड का, आप इसे गूगल करके देख सकते हैं, ठीक है ना, स्क्विड और कटल फिश। तो ये सभी क्या है, अवश्रव्य तरंग वाले जीवधारी है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लिखे हैं व्हेल मछली, तो व्हेल मछली अवश्रव्य तरंग है, लेकिन अगर डॉल्फिन पूछेगा तो पराश्रव्य। डॉल्फिन क्या है, पराश्रव्य, ठीक है। तो याद रखिए, मछली में दूगो का अंतर स्पष्ट होना चाहिए। व्हेल मछली पूछे तो अवश्रव्य, डॉल्फिन पूछेंगे तो पराश्रव्य, डॉल्फिन पराश्रव्य। अब आइए, अब हम पराश्रव्य तरंग के ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, पराश्रव्य तरंग जो होता है, यह अत्यंत उच्च आवृत्ति की तरंग है। इसकी आवृत्ति बहुत उच्च होती है, अत्यंत उच्च होती है, ठीक है। एक सीटी है, गाल्टन की सीटी, और गाल्टन की सीटी को बजाने पर पराश्रव्य तरंग उत्पन्न होता है। गाल्टन महोदय एक सीटी बनाए थे, और उस सीटी को बजाते हैं जब जोर से करते हैं, गाल्टन की जब सीटी हम लोग बजाते हैं तो क्या, पराश्रव्य तरंग उत्पन्न होती है। इसीलिए इस पराश्रव्य तरंग को गाल्टन की सीटी द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है ना। किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, गाल्टन। गाल्टन महोदय ने एक ऐसा सीटी बनाया जो कि पराश्रव्य तरंग को क्या करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इसे गाल्टन की सीटी भी कहा जाता है, ठीक है, पराश्रव्य तरंग को, ठीक है। और यह अत्यधिक उच्च आवृत्ति वाला क्या है, तरंग होता है, ठीक है। कुछ जीवधारी जो है वह पराश्रव्य तरंग को निकालते भी हैं और पराश्रव्य तरंग को सुनते भी हैं। उन जीवधारियों के नाम जानेंगे, ठीक है, और उसके बाद कुछ इसका अनुप्रयोग देखने की कोशिश करेंगे कि पराश्रव्य तरंग का उपयोग कहां कहां पे होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब उन जीवधारियों में कौन कौन सा है, तो सबसे पहले चमगादड़, पराश्रव्य तरंग निकालने वाला कौन सा है, चमगादड़। और पराश्रव्य तरंग के ज्ञान से चमगादड़ शिकार भी करते हैं। पराश्रव्य तरंग के ज्ञान से चमगादड़ क्या करते हैं, शिकार। जैसे चमगादड़ पराश्रव्य तरंग यहां से निकालेंगे, अब यह पराश्रव्य तरंग जाएगा, अब जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा, अब जहां जीव है उससे टकराएगा और टकरा के वापस आएगा। अब मान लीजिए कि जहां से वह टकरा के वापस आ रहा है, जैसे देखिए आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो हम कहां इसको दिखा दे, यहीं पर दिखा रहे हैं, ठीक है ना, इतना दूर में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर चमगादड़ है, यहां से पराश्रव्य तरंग निकाल दिया, ठीक है, ये पराश्रव्य तरंग ऐसे जा रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई जीव है छोटा सा, तो अब यहाँ पर जो जीव है इससे यह पराश्रव्य तरंग टकराएगा, टकरा के वापस आएगा। तब इस चमगादड़ को यह ज्ञान हो जाएगा कि बाकी सभी तरंगे आगे निकल गई, लेकिन ये तरंगे यहां से वापस आ गई है, यानी कि यहाँ कोई ना कोई जीव है। और पराश्रव्य और चमगादड़ क्या करता है, उसके ऊपर आक्रमण करता है और उसको शिकारी बनाता है, अपना शिकार बनाता है, ठीक है ना। कौन दिक्कत समझने में। तो चमगादड़ सॉरी, चमगादड़ अपने शिकार करने के लिए क्या करता है, पराश्रव्य तरंग का प्रयोग करता है। इसके बाद चूहा भी पराश्रव्य तरंग, बिल्ली भी पराश्रव्य तरंग से जुड़ा है, कुत्ता पराश्रव्य तरंग से, डॉल्फिन पराश्रव्य तरंग, व्हेल पूछेगा तो अवश्रव्य। इसके अलावा माइक, ये भी क्या है, पराश्रव्य। माइक जितने भी जीव होते हैं ये पराश्रव्य तरंग। शेर जो होता है बाबू, शेर क्या करता है, दहाड़ता है। तो शेर की दहाड़ में क्या होती है, आवृत्ति जो होती है कम होती है, ठीक है। तो शेर की दहाड़ जो होती है, तो शेर के दहाड़ में बस आवृत्ति कम होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, माने जैसे मान लीजिए शेर की जो दहाड़ होती है, यह पराश्रव्य तरंग की क्या है, उदाहरण है। पराश्रव्य तरंग का क्या है, उदाहरण है। तो शेर किस में आता है, पराश्रव्य तरंग में। किस में आता है, पराश्रव्य तरंग में। अब हम थोड़ा सा पराश्रव्य तरंग का क्या अनुप्रयोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पराश्रव्य तरंग को देखने की क्या करेंगे, अनुप्रयोग की इसके देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए लाइट काट दिया, ई चोटा के मारे आदमी एकदम पूरा हैरान हो, ठीक है। चलिए, तो पराश्रव्य तरंग का अनुप्रयोग में पहला देखिएगा, आंतरिक अंगों की जांच के लिए, जो हमारे शरीर के अंदर का जितना भी अंग है इसको जांच करने के लिए, इसके जांच में पराश्रव्य तरंग का क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आंतरिक अंगों के जांच में किसका प्रयोग किया जाता है, पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है आंतरिक अंगों की जांच में। जैसे किडनी की जांच करना हो, किडनी में पथरी होगी, क्या समस्या है, उसकी जांच करने में, लीवर की जांच करने में, गॉल ब्लेडर या पित्ताशय की जांच करने में,
छोटी आंत बड़ी आंत के जांच करने में, इस सब के जांच करने में, यानी शरीर के अंदर जो भी अंग है उसकी जांच करने में किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड या पराश्रव्य तरंग का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। इसके अलावा गर्भावस्था के जांच के लिए भी अल्ट्रासाउंड या पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है कि गर्भ जो है ठहरा है कि नहीं। गर्भ ठहरा है तो उसके लिंग की जांच भी करने के लिए क्या किया जाता है? पराश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है कि मेल हो लो कि फीमेल हो लो, ठीक है। तो ये सब, चाहे जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसकी अवस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कि स्वस्थ है कि नहीं बच्चा, बच्चा की अवस्थिति कैसी है, तो इसके बारे में भी किसका प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य क्या या अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद मिल्क यानी कि जो दूध होता है ना, दूध में जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंग के। तो हानिकारक दूध में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं को मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंग। इसके अलावा चिमनी होता है, पहले चिमनी होता था किसका? टीना का चिमनी होता था, टीना का। तो टीना का जो चिमनी होता था ना उसमें कालिख जम जाता था, ठीक है। तो कालिख की एक परत जम जाती थी जो टीना को क्या हानि पहुंचाती थी, ठीक है ना। तो इसी पराश्रव्य तरंग का प्रयोग करके उस कालिख को क्या किया जाता था? झाड़ा जाता था, ठीक है ना। कालिख को साफ किया जाता था, ठीक है। तो चिमनी का जो कालिख होता है उसको साफ करने में भी किसका प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। तो ये रहा हमारा ध्वनि और ध्वनि से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर हम चर्चा किए हैं आपके सामने, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आगे जो हम चर्चा करेंगे ये होगा हमारे तरंगों से संबंधित। तो प्रमुख शब्दावली देखिए लिए, ध्वनि हम लोग का क्या हो गया? खत्म हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे ध्वनि का से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य के बारे में, ध्वनि से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य के बारे में, चाहे ध्वनि के कुछ प्रमुख गुणों के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे ध्वनि की चाल देखेंगे, ध्वनि की तीव्रता देखेंगे, उसके माने अन्य जो भी पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है ध्वनि के, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। लास्ट में एक बार और आपसे हम कहते हैं कि ये जो हम आपको कॉन्सेप्चुअल जानकारी दे रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया आप क्या कीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना चैनल मानते हुए इसे शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर लोग क्या हमारे यूट्यूब चैनल बी पार्ट सिलेक्शन सेंटर से जुड़ सके और हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिल सके, जिससे हम अपने कंटेंट के अंदर और ज्यादा हम क्या करें, उसके अंदर क्रिएशन करें। कोनो दिक्कत समझने में, ये काम आप कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको फिजिक्स में ध्वनि के बारे में आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।